हाय, दिस इज अली रजा एंड वेलकम टू दी फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, सेकेंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 13, ओम्स लॉ। ठीक है, फिजिक्स के जो है कंसेप्ट हैं। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ठीक है, ओम्स लॉ, अगर मैं ये कहूँ कि ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस, किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस, ये देखिए ज़रा, हमारे पास क्या है, ये पीस ऑफ मेटल वायर है। क्लियर हो गया? वायर, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। ये पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, डेफिनेशन बाद में हो जाएगी, पहले इसको समझ ले ज़रा। ये मेरे पास पीस ऑफ वायर, ये अंदर इसके क्या है, चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह लें, ये इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? अब किसी भी वायर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है, चार्ज को पुश करता है। चार्ज को क्या करता है, पुश प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब मैंने इस वायर के क्रॉस मैंने क्या कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V, वो V इन चार्जेस को क्या करेगा, पुश करेगा। यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, और इन चार्जेस को यहाँ से पुश मिलेगा और ये इधर क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। ठीक है, चार्जेस इधर मूव करेंगे, जबकि हमने करंट की डायरेक्शन I जो है वो इस तरफ क्या करनी है, लेनी है, क्योंकि हमने तो कन्वेंशनल करंट को देखना है। ठीक है, तो ये जो चार्जेस पुश करे हैं, चार्जेस का फ्लो करेगा किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसका? चार्जेस का फ्लो करेगा किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट। तो ये चीज़ क्या है, करंट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना चार्जेस को पुश क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। जितना पुश ज़्यादा मिलेगा, चार्जेस उतनी तेज़ी से मूव करेंगे, उतनी तेज़ी से मूव करेंगे तो करंट क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है, करंट की अमाउंट बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम चार्जेस के अक्रॉस जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, चार्जेस को उतना ज़्यादा पुश मिलता है। चार्जेस को पुश मिलता है तो चार्जेस उतनी तेज़ी से फ्लो करते हैं, उतनी तेज़ी से फ्लो करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन के ऊपर जाता हूँ। तो ये मेरे पास जो करंट है I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस V के। ठीक है, तो अब मैं डेफिनेशन के ऊपर जाता हूँ। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, ये करंट है I, किसी भी कंडक्टर से क्या करिए, फ्लो करिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्टली होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस दी, ये पोटेंशियल डिफरेंस की, ये क्या हो गया, V अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। फिजिकल स्टेट यानी कि टेम्परेचर इसमें वेरी नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर इसमें वेरी नहीं कर। इस पॉइंट को जरा ना हम अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करते हैं, पहले मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं। क्या है, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। अब यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, यही है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो क्या आ जाएगा, 1/r इंटू V। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1/r है, लेकिन टेक्स्ट बुक ने लिखा हुआ है R, तो हम लोग R ही पढ़ेंगे, लेकिन रियल में क्या होता है, 1/r ही होता है। ठीक है, तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये 1/r जो होता है ना बच्चे, ये G के इक्वल होता है, और G किस चीज़ को कहते हैं, कंडक्टेंस को कहते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। R क्या है, R इज दी
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? नेम्ड एज रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया ये वायर, इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा आसान करूँ, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मिठा होएगा, ठीक है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होएगा उतनी करंट ज़्यादा होएगी। क्लियर हो गया ना? आसान कर दिया, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर के एंड पे जो आप बैटरी लगाई होती है उसकी वैल्यू पे। जितनी ज़्यादा बैटरी की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसकी क्या है? डायग्राम, ठीक है। हेयर आर इज अब यहाँ पर आर क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या होती है? हेयर आर इज दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? ठीक है, रेजिस्टेंस। ये देखिए ज़रा, वही बार डायग्राम, इसी डायग्राम को ये देखिए, दोबारा एक्सप्लेन करना। अब इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें क्या चीज़ है? एटम्स हैं, जो मुसलसल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन को पुश मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? पुश मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से गुजरने लगेंगे, तो एटम्स उनको क्या करेंगे? अपोजिशन ऑफर करेंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि प्रॉबली चांस है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसके साथ टकराएं? वाइब्रेटिंग एटम के साथ क्या करें? टकराएं, ठीक है। जब वो टकराएंगे, ठीक है, तो जाहिर बात है एटम उनके फ्लो को क्या करेगा? अपोजिशन ऑफर करेगा। वो जो अपोजिशन ऑफर्ड हो रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। चले आसान कर देता हूँ। ट्रैफिक जो गाड़ियाँ फ्लो कर रही होती हैं, उन्होंने स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं। स्पीड ब्रेकर ये नहीं करते कि गाड़ियों को रोक देते हैं, परमानेंट रोक देते हैं, बल्कि क्या करते हैं? गाड़ियों की स्पीड को क्या करते हैं? स्लो करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजर ही ना सके। क्लियर हो गया? वो जो स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं ना, वो गाड़ियों के रजिस्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो गाड़ियों के फ्लो की रेजिस्टेंस का है, ठीक है। इसी तरह ये जो एटम्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोजिशन ऑफर कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, फ्लो के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी हम पढ़ने लगे हैं रेजिस्टेंस, द अपोजिशन, द अपोजिशन। किसने अपोजिशन की थी? offered by the atoms of कंडक्टर। अपोजिशन किसने ऑफर की थी? एटम्स ऑफ कंडक्टर ने। किसको की थी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ब्रेकर ने किसको रोका था? गाड़ियों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, एटम्स ने किसको रोका था? इलेक्ट्रॉन्स को। रोका नहीं, स्लो डाउन किया। किसको? इलेक्ट्रॉन को। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? अब
अभी आपने वो पॉइंट टेम्परेचर वाला देखना है, अभी इसी में रेजिस्टेंस एक्सप्लेन कर दूं, टेम्परेचर वाला पॉइंट भी आ जाएगा, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होता है, R इज इक्वल टू V ओवर I, तो ये वोल्ट ओवर एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पेयर इज नोन एज ओम। क्लियर हो गया? तो ओहम की डेफिनेशन क्या होगी, ओहम अगर एक सेकंड में, अगर, ठीक है, ओहम की डेफिनेशन देखिए, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो, 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओम। द रेजिस्टेंस of conductor is said to be 1 ohm. The resistance of conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flow due to, if 1 ampere current flow through conductor due to 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो, 1 एम्पेयर क्या करे, करंट फ्लो करे कंडक्टर में से, तो हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी, रेजिस्टेंस कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। अब हम बोलने लगे हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा ना, तो फिर ये ओहम लॉ कि ये स्टेटमेंट है कि ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसकी तरफ बढ़ने लगे, ओहम्स लॉ, डिपेंडेंस ऑफ ओहम। देखिए ज़रा, सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है। बच्चे, सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसके ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर। किसके ऊपर है, डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन लेंथ, एरिया, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, ठीक है, ये देखिए सर, ये मेरे पास क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये क्या है, लेंथ। क्लियर हो गया? इसमें क्या है, एटम्स, और इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितना एरिया कम हो जाएगा ना इन इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में, उतनी ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, अपोजिशन ऑफर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इन्वर्सली एरिया के, और जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है, ठीक है, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस को डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उतनी ज़्यादा एटम के टकराने, एटम से टकराने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा यही रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, लेंथ की होती है। सही हो गया? अभी हम आगे बढ़ने लगे हैं, आगे हम लोग बढ़ने लगे हैं। एक चीज़ डिपेंडेंस तो होगी किसके ऊपर, डायमेंशन के ऊपर। नंबर 2 टेम्परेचर के ऊपर। इससे पता चलता है ओहम्स लॉ की वैलिडिटी। ठीक है, कि ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ था कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज
अभी देखते हैं हम लोग कि क्यों कहा था हम लोगों ने टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ये मेरे पास क्या है, ठीक है, पीस ऑफ वायर, ये उसमें क्या है, एटम्स है, ठीक है, और इन एटम्स का एम्पलीट्यूड है, इन एटम्स का क्या है, एम्पलीट्यूड, और इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसको मैंने यहां से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। अब यहां से क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ एटम के। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से एटम्स का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ले जी, एटम का एम्पलीट्यूड ये बढ़ गया। अब आप खुद सोचें, अब ये जो इलेक्ट्रॉन गुजरने हैं, इनको अपोजिशन क्या करेगी, एटम की तरफ से ज़्यादा एफर्ट होनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ वायर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपके पास ये चीज़ जो है V इज इक्वल टू आई आर और V ओवर I इज इक्वल टू R, और R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं V ओवर I इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो ये टेम्परेचर, ये जो कांस्टेंट है, ये अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ये अब सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी कर गई है। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का कनेक्शन आ जाएगा और करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ओहम्स लॉ के अंदर क्या चीज़ होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V के। अगर क्या हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगी। और ये वाली I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी। क्लियर हो गया, ये कितनी चीज़ें होंगी, दो चीज़ों की डिपेंडेंस होगी। तीसरी चीज़ की डिपेंडेंस देखते हैं हम लोग, ठीक है, मटेरियल। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही होती है मटेरियल के ऊपर। हर मटेरियल की अपनी अपनी क्या होता है बच्चे, रेजिस्टेंस होती है। जैसे जैसे मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या होती जाती है, मटेरियल की नेचर चेंज होती जाती है, रेजिस्टेंस भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो रेजिस्टेंस कितने चीज़ों पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और किसके ऊपर, ठीक है, मटेरियल के ऊपर। और अभी हमने अपने इस क्वेश्चन का आंसर भी ले लिया कि वाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दी ओहम्स लॉ। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगा दो तरह के सब्सटेंसेस है। एक मेरे पास है ओहमिक, और दूसरा मेरे पास है नॉन ओहमिक। ठीक है, एक को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर और दूसरे को हम क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक। ओहमिक कंडक्टर क्या होते हैं, which obey the ओहम्स लॉ। ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। और ये वाले डज नॉट ओबे दी ओहम्स लॉ, ये वाले ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। अच्छा, अब इनका ग्राफ देखिए। ठीक है,
ग्राफ में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये I और ये V, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसकी जो स्लोप है वो 1/r के इक्वल होती है, यानी कि G के इक्वल होती है। कभी भी ये स्लोप किस चीज़ को शो नहीं कर रही होती, रेजिस्टेंस को शो नहीं कर रही होती, बच्चे किसको शो कर रही होती है? कंडक्टेंस को शो कर रही होती है। ये दिन में बिठा लें, चले आसान कर देता हूँ। ये ले, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? y/x, y पर क्या है? I, और ये क्या है? v, ठीक है। अब यहाँ से देखिए v/i इज इक्वल टू r है, लेकिन ये i/v ये 1/r के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? g। तो इसकी स्लोप किस चीज़ को शो कर रही होती है? कंडक्टेंस। g स्टैंड फॉर क्या है? कंडक्टेंस। क्लियर हो गया? अब किन किन डिवाइसेस का? कार्बन रेजिस्टर का, कार्बन रेजिस्टर के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? किसमें? कार्बन रेजिस्टर। जो कार्बन रेजिस्टर होता है उसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये I और ये क्या हो जाएगा? V, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एरिका वायर, इसका भी हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्या होगा? ग्राफ होगा, ठीक है। अब नॉन ओमिक, नॉन ओमिक में सबसे पहले जो ग्राफ बनता है I और V का, इसके दरमियान ये ग्राफ होगा किसका? डायोड का। किसका किसका ग्राफ है? डायोड का ग्राफ क्या होता है? नॉन ओमिक होता है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है, और इनमें टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टेंस वेरी नहीं करती। एक दूसरा इसकी एग्जांपल है फोटोडायोड। फोटोडायोड, फोटोडायोड का जो ग्राफ होता है ये I और ये V, वो ग्राफ होता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसे फोटो सेल भी कहते हैं, ठीक है, फोटो डायोड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जी बच्चे, अब हम ग्राफ फॉर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राफ बिल्कुल ये बनेगा हमारे पास इस तरह का, ठीक है। करंट, वोल्टेज और ये ओहम्स लॉ अगर हम वैलिडिटी करवाएं तो ये वाला ग्राफ हमारे पास बनेगा। अच्छा देखिए ज़रा, इन द केस ऑफ फिलामेंट, इन द केस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट के केस में क्या होगा? टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है? जो आपके घर में बल्ब होता है, ठीक है, जो बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और वो टंगस्टन मेटल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आप ये कह लें मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये इसमें ओहम लॉ को ओबे करते हुए क्या मुश्किलात आती हैं सर, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, इसको ओहम लॉ को ओबे करते क्या परेशानी आएगी, ठीक है। देखिए ज़रा, सबसे पहले ठीक है, एट द स्टार्ट में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये देखिए ज़रा, ये पीस ऑफ वायर, इसके अंदर क्या है? एटम्स, ये मसलसल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, इनका चांसेस बढ़ जाता है एटम के साथ। ये क्या करते हैं? एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। जैसे ही कोलाइड करते हैं उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिससे चांसेस ऑफ कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलिजन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिससे फिलामेंट का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है
तो हमने ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जब टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो टेम्परेचर के वेरी करने से ओहम्स लॉ की वैलिडिटी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो फिर इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, आया कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, आया कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो ये देखिए ज़रा इसका ग्राफ, फिलामेंट का ग्राफ, ये देखिए, ये मेरे पास क्या है आई, ये मेरे पास वी, और जब इसका ग्राफ बनेगा तो शुरू में इसने क्या जाना चाहिए, शुरू में एट इनिशियल स्टेट, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इसे चलते भी ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन साथ ही क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कोलिजन होती है किसके साथ, एटम्स की फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस वाला फैक्टर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी क्या हो चुकी होती है, इंक्रीज हो जाती है, और आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। क्लियर हो गया, बात क्लियर होगी, ठीक है। और ये वाला फैक्टर जो है V/I नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और इससे ओहम्स लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं होता। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के साथ कल मिलेंगे।